अल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है आज हम सीखेंगे, और इंशाअल्लाह उसको सीखने के बाद हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सेंटेंस फ्रेमिंग में और कॉन्वर्सेशन में और हमारी राइटिंग में जो है बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है इंशाअल्लाह। तो देखते हैं। पहले इसे हम स्प्लिट करेंगे टू पार्ट्स में। जैसे कि ये यहाँ पर एक वर्ड है फ्रेज, ओके, एंड सेकंड वर्ड है वर्ब्स, ओके। तो फ्रेज की मीनिंग क्या होते हैं और वर्ब्स के मीनिंग क्या होते हैं वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम देखते हैं कि फ्रेज के मीनिंग क्या होते हैं, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेज के मीनिंग क्या होते हैं, ओके। तो फ्रेज का मीनिंग क्या होता है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ सिंगल यूनिट इन अ सेंटेंस बट डज नॉट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब एंड देयरफॉर कैनॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट थॉट। फ्रेज सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, एंड उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता, कोई मेन वर्ब नहीं होता है जिसके जरिए से हम किसी टेंस का पता कर सके या कोई एक्शन का प्रॉपर हमको पता चल सके, ओके। तो बेसिकली हमको फ्रेजेस से कोई कंप्लीट थॉट हमको नहीं मिलती है। Okay, a phrase is a group of words that functions as a single unit in a sentence but does not contain both a subject and a finite verb. Okay, तो इसमें और एक चीज ये भी याद रखना है कि फ्रेज के बारे में मैं आपको बताते चलूं कि फ्रेज जो है पूरा सेंटेंस नहीं होता है। दिस इज वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें पूरे सेंटेंस को पढ़ना जरूरी है, तब जाके हम समझ सकेंगे कि फ्रेज बेसिकली या एक्चुअल में हमें क्या मीनिंग दे रहा है, क्या मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम। A verb is a word that expresses an action, a state of being, or an occurrence, and is used to tell what the subject of a sentence does or is. ओके, तो यहाँ पर हमको हमको ये पता चल रहा है कि वर्ब क्या होता है। हम लोअर ग्रेड में या स्कूल्स में जनरली हम ये पढ़ते हैं कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स। लेकिन अगर हम ग्रामेटिकल वे में उसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वर्ब क्या होते हैं। वर्ब दरअसल हमको मालूम है कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि वो क्या करता है, एक तो एक्सप्रेस करता है, ओके, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, ओके। देन उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्या एक्सप्रेस करता है, उसके बाद क्या बताता है, अ स्टेट ऑफ बीइंग। हमको स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है। अब स्टेट आपको एक्शन तो पता है, स्लीपिंग, ईटिंग, है ना, ये सब हमको पता है कि अगर हम ये कह रहे हैं स्लीपिंग, ईटिंग, ये सारे एक्शंस है, ओके। तो फिर स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, मतलब क्या होता है, एम, इज, आर, वॉज और वो, ये सारी चीजें जैसे कि बी फॉर्म्स होते हैं, ओके, बी फॉर्म्स को ये कहा जाता है, ओके। तो जो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब आपका जो काम है वो कब हुआ, वो आपके स्टेट का बताता है कि वो पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ, एंड और इट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, ओके। तो ये जो स्टेट ऑफ बीइंग है, इससे हमको टेंसेस का पता चलता है। अब उसके बाद हम फर्दर देखते हैं कि फर्दर हमने क्या सीखा है। फर्दर वो क्या कह रहा है कि अकरेंस, अकरेंस का मतलब हमने क्या सीखा यहाँ पर। अब देखिए अकरेंस का मतलब क्या होता है, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकरेंस। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ओके, एग्जाम्पल के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि व्हाट हैपन, व्हाट हैपन यस्टरडे, ओके। अगर हम कहते हैं कि व्हाट हैपन यस्टरडे, तो इसका मतलब ये है कि अ, कल क्या हुआ था, ओके। अब देखिए कल क्या हुआ था इसमें हमको पता चलेगा। फिर उसके बाद द
द मीटिंग occurred at 5 p.m. ओके, अब उसके बाद में अ प्रॉब्लम डिवेलप लेटर। अब देखिए, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं कि कोई भी चीज जो है चेंज होने के बाद, जैसे कि देखिए यहाँ पर हैपेंड है, यहाँ पर अकर्ड है, यहाँ पर डिवेलप्ड है। तो ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स के बाद में कुछ चेंजेस होती है। तो अगर वर्ब में कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे कोई चेंजेस होती है, जैसे कि व्हाट हैपेंड यस्टरडे, मतलब कुछ तो हुआ है कल, उसके बाद क्या चेंजेस हुई। ओके, द मीटिंग अकर्ड एट 5 p.m. मीटिंग जो है 5 बजे हुई, उसके बाद क्या चेंजेस हुए, क्या क्या हमको अपने अंदर इनकलकेट करना है, क्या चेंजेस हमको लाना है, और क्या चीजों को हमको फॉलो करना है। देर इज समथिंग विच वी नीड टू फॉलो। ओके, उसके बाद अब प्रॉब्लम डिवेलप लेटर। अब उसी तरह देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में आता है कि अगर एक बच्चा है, उसकी डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो उसके जो स्टेजेस होते हैं, जो डेवलपमेंट चाइल्ड का होता है, वो चाइल्ड के बढ़ने की तरफ हमको बताता है कि वो ग्रेजुअली कैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो वो चेंजेस के बारे में बताता है। ओके, तो बेसिकली वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, a state of being, or an occurrence, and is used to tell what the subject of a sentence does or is। है ना, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, क्या वो कोई अकरेंस है, क्या वो स्टेट ऑफ बीइंग है, क्या वो कोई एक्शन है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें, सारी चीजें वी कम टू नो थ्रू वर्ब्स। तो हमने एक चीज सीखा कि फ्रेज क्या होता है, इट इज अ स्मॉल पोर्शन इन अ सेंटेंस। फ्रेज हमको पूरा मीनिंग नहीं देता है, उसमें ना सब्जेक्ट होता है, ना ही जो है हमको उसमें कोई वर्ब होता है, कोई फाइनाइट वर्ब होता है। ओके, और उसी तरह से फाइनाइट वर्ब को एक और भी मैं आपको बताऊं, फाइनाइट वर्ब उसे भी कहते हैं जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, जो वो क्या कर रहा है उसकी पूरी डिटेल बताता है। ओके, तो वो पूरी डिटेल हमको नहीं बताता है, उसे हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ओके, फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं, जो पूरी डिटेल बताता है, लेकिन जो फ्रेजेस में होते हैं वो फाइनाइट वर्ब्स नहीं होते हैं। इस वजह से हमको डूअर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। ओके, अब हम टुगेदर देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग्स क्या होते हैं, क्या मीनिंग है फ्रेजल वर्ब के। ठीक है, तो होप दिस स्लाइड इज क्लियर विथ यू ऑल। अब देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स। अ फ्रेजल वर्ब इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ वर्ब एंड इज मेड अप ऑफ अ वर्ब प्लस अ preposition, एन एडवर्ब और बोथ। मतलब फ्रेजल वर्ब्स में जो है वर्ब किससे मिलकर बना होता है, या तो वो एडवर्ब से मिलकर बनता है, या तो फिर वो या तो वो एडवर्ब से मिलकर बनता है, या तो फिर वो preposition से मिलकर बनता है, या प्रेपोजिशन या एडवर्ब दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस एडवर्ब, या तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस, या वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, ये इसका सीक्वेंस है। अब देखिए, द मीनिंग ऑफन बिकम्स इडियोमैटिक एंड कैन नॉट बी गेस्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स। जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो हमको एग्जैक्ट मीनिंग्स नहीं देते हैं। ओके, वो जैसे अगर हम समझते हैं, जैसे कि हमने कहा कि हियर, यहाँ, देयर मतलब वहां, इस तरह से हमको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देते हैं। ठीक है, हमको उस जिस तरह से इडियम्स होते हैं, जैसे कहावत होती है, तो उसके मीनिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं, हम एग्जैक्ट उसके ट्रांसलेट को नहीं पकड़ सकते हैं। ओके, तो उसको उसी तरह से फ्रेजल वर्ब से इसको हमको एग्जैक्ट मीनिंग हम नहीं ले सकते हैं, हमको सिचुएशन के हिसाब से वर्ब, कुछ वर्ड्स होते हैं जो बराबर वो पेयर होकर आते हैं, उसके मीनिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं। अगर किसी वर्ड के साथ वो आता है तो उसका पेयर जब हो जाता है तो वो एक अलग मीनिंग देता
रहता है, उसका इंडिविजुअल मीनिंग कुछ अलग होता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स एक्चुअल में क्या होते हैं और कैसे हम समझे कि फ्रेजल वर्ब्स में क्या प्रेपोजिशन है, क्या एडवर्ब है, और क्या ये दोनों मिलकर आते हैं तो क्या मीनिंग हमको देते हैं, क्या नई चीज है जो हम सीख सकते हैं इंशाल्लाह। स्ट्रक्चर नंबर 1 है जिसमें हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 1 में स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में है कि वर्ब प्लस एडवर्ब, जैसे मैंने आपसे कहा कि टर्न अप, गिव इन। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अप है और यहाँ पर ये इन है, लेकिन ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये यहाँ पर एडवर्ब है। ओके, और उसी तरह से वर्ब प्लस प्रेपोजिशन है। अगर आप देखेंगे तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन है, जैसे कि यहाँ का आफ्टर है, ओके, और यहाँ का इन है, ये दोनों ही एडवर्ब का काम नहीं कर रहे, ये दोनों प्रेपोजिशन है। तो क्यों ऐसा डिफरेंस माना जा रहा है? ये यहाँ पर इसे हम एडवर्ब कह रहे हैं, इसे हम प्रेपोजिशन कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जब आता है तो ये अप जो है एडवर्ब है और विद जो है प्रेपोजिशन है। सो व्हाई देयर इज डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम वर्ड्स? व्हाई? लेट्स सी कि वो क्या रूल अप्लाई होता है जिसकी वजह से हम समटाइम्स प्रेपोजिशन को एडवर्ब कंसिडर करते हैं, और और जो है एडवर्ब प्रेपोजिशन होने के लिए क्या कंडीशंस अप्लाई होती है। ओके, लेट्स सी दिस। अप एंड इन आर एडवर्ब्स और पार्टिकल्स, इसे पार्टिसिपल नहीं पढ़ना है, दिस इज पार्टिकल। पार्टिकल मतलब एक पार्ट है उसका इन फ्रेजल वर्ब्स, नॉट प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन नहीं है। बिकॉज दे डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, बिकॉज इनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर आप जानते होंगे, फिर भी हम देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। ओके, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल है ये क्या है, यहाँ पर ये नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, तो प्रेपोजिशन हमको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन जो है वो कब आता है। प्रेपोजिशन हमको मालूम होना चाहिए कि वो नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड से पहले आता है। तो यहाँ पर ये जो ऑन है, ओके, ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो है हम देख रहे हैं कि नाउन आ रहा है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए आप, a preposition must always be followed by a noun और pronoun। ये preposition है, इसके just बाद noun या pronoun इसका object है, ये object में आ रहा है। okay, now if there is no object, there is, the word is not acting as a preposition। अब इसके बाद अगर कोई object नहीं है, okay, जो हमको देखिए यहाँ पर बुक की पोजीशन पता चल रही है ऑन से, कि बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। तो इनडायरेक्टली आई एम ट्राइंग टू से कि नाउन की पोजीशन का पता प्रेपोजिशन के थ्रू हमको चलता है। आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, देखेंगे तो पता चलेगा कि टर्न अप, प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम। तो ये अप जो है, यहाँ का अप जो है वो टर्न के बारे में बता रहा है। अब देखिए ये जो अप है, ये डिफाइन कर रहा है, वो ये मॉडिफाई कर रहा है इस टर्न को, इस वर्ब को, कि कहाँ वो टर्न हो रहा है, इट इज टर्निंग अपवर्ड। ओके, इट इज टर्निंग अपवर्ड। तो अपवर्ड, व्हाट इज टर्निंग अपवर्ड? द वॉल्यूम। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि थोड़ा सा हमको एडवर्ब के बारे में जानना जरूरी है कि एडवर्ब क्या होते हैं। ओके, एडवर्ब देखिए आप लोग कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है। ओके, मॉडिफाई करता है वर्ब को, वर्ब के बारे में बताता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि टर्न अप, तो ये अप जो है यहाँ पर इसकी पोजिशन, इसको वर्ब को बता रहा है कि किस तरह से उसका काम हो रहा है, इट इज गोइंग अपवर्ड। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं एडजेक्टिव है एंड अनदर एडवर्ब। अब आप देखेंगे कि एडजेक्टिव कैसे हो रहा है, जैसे कि अगर मैंने कहा कि रिहम इज वेरी
ब्यूटीफुल। अगर मैंने कहा कि रिहम इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर रिहम कैसी लड़की है, कैसे मुझे पता चल रहा है कि वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है। ओके, तो इसका पता मुझे किससे चल रहा है? देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है वेरी, वेरी हमको पता है कि एडवर्ब है। और ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल भी हम जानते हैं कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, और वेरी जो है हमको पता है कि वेरी एडवर्ब है, और वेरी जो है एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। ओके, और अगर हमको इसी तरह से एडवर्ब अनदर एडवर्ब को भी बताता है। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि ये जो टर्न है ये वर्ब है, और अब जो है एडवर्ब है, इसके बारे में वो बता रहा है। ओके, तो हियर अप कम्स राइट आफ्टर द वर्ब एंड नॉट फॉलोड बाय एनी नाउन, देयरफॉर इट इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब पार्टिकल, नॉट एज अ preposition। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप समझ सके कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवर्ब को ही हमेशा प्रेपोजिशन समझ लेते हैं, और हमारी जहन में ये आता है कि इन, आउट, अप, डाउन, दिस ऑल आर प्रेपोजिशन ओनली इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो गए तो हम ये बोलते हैं कि नहीं ये प्रेपोजिशन है। नहीं, ये प्रेपोजिशन नहीं है हमेशा। देखते हैं आगे का सेंटेंस, गिव इन। गिव इन क्या है? ही फाइनली गिव इन। तो गिव इन मतलब कोई चीज अंदर देना? नो, ऐसे नहीं है। गिव इन का मतलब होता है किसी चीज को सरेंडर कर देना। हम हार गए हैं एंड वी कैन नॉट फाइट फर्दर एंड वी वांट टू गिव इन, हम सरेंडर करना चाहते हैं। सो ही फाइनली गिव इन। ओके, तो यहाँ पर हम फाइनली ये बता रहे हैं कि हमने सरेंडर कर दिया है। तो इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए ये वाला इन भी जो है ये एडवर्ब कंसिडर किया जाएगा। तो ही, सो इन इज एन एडवर्ब, नॉट अ preposition। मैं फिर से आपको बताऊंगी कि इन दोनों सिचुएशन में जो अप है और इन है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ये preposition का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि preposition की जोड़ी होती है नाउन के साथ। ओके, मैं लिख देती हूं ताकि आप अच्छे से समझ लीजिए कि preposition इज अ फ्रेंड ऑफ, preposition किसके साथ इसकी फ्रेंडशिप है? नाउन या प्रोनाउन के साथ। ओके, लेकिन जो एडवर्ब है, एडवर्ब की दोस्ती किसके साथ में है? अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि एडवर्ब की फ्रेंडशिप है एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ, और अनदर एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखनी है इंशाल्लाह। ओके, लेट्स होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, तो बच्चों को भी समझने की जरूरत है, एंड sisters who are, who are attending this lectures or who are listening this lecture should understand this thing कि is, on, is, sorry, on, in और अंडर, ये सब हमेशा हमेशा के लिए preposition नहीं है। सिचुएशन के एतबार से अगर वो वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को डिफाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो उसे हम किसी भी कीमत पर preposition नहीं कहेंगे। दैट इज है कि क्यों ऐसे हो रहा है। टर्न अप द वॉल्यूम, वाई अप इज नॉट अ preposition, लेट्स लुक केयरफुली। प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम, ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। टर्न क्या है? वर्ब है। अब क्या है? हमको ही डिसाइड करना है, क्या वो एडवर्ब है, क्या वो preposition है। ओके, द वॉल्यूम इट इज अ नाउन फ्रेज, वो नाउन फ्रेज है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इट कम्स डायरेक्टली आफ्टर द वर्ब टर्न अप। टर्न के फौरन बाद आया है। इट डज नॉट हैव अ नाउन इमीडिएटली आफ्टर इट। ऑब्जर्व केयरफुली, अप इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन। वो नाउन को नहीं बता रहा है, वो टर्न बता रहा है कि आपको कोई चीज को टर्न करना है। कहाँ पर टर्न करना है? ऊपर। ओके, टर्न करना है अपवर्ड। द नाउन द वॉल्यूम बिलोंग्स टू द होल फ्रेजल वर्ब। अब ये जो वॉल्यूम है ना, अगर आप सिर्फ, अगर आप सोचेंगे कि अरे जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर कि ये क्या कह रहा है कि आप बोलेंगे टर्न अप द वॉल्यूम।
आप बोलेंगे कि इसके जस्ट बाद भी तो ये नाउन ही हम लोग बोलेंगे, क्योंकि द हमेशा नाउन के साथ आता है। अगर आप नाउन को उसके साथ लेते हैं तो याद रखिएगा कि द वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप सिर्फ इंडिविजुअल आपको ले सकते हैं कि आप द वॉल्यूम, नहीं, ये कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर आप इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से इसे लेना पड़ेगा। मतलब क्या लेना पड़ेगा, टर्न अप को साथ में लेना पड़ेगा। जब टर्न अप को साथ में आप लेते हैं तब जाके वो वॉल्यूम के बारे में बताएगा कि वॉल्यूम कैसे हो रही, टर्न अप हो रही है। ओके, तो आप इंडिविजुअल सिर्फ टर्न वॉल्यूम लेंगे तो आपको मीनिंग समझेगा नहीं। ओके, इसका मतलब आप जो है वो वॉल्यूम को नहीं बता रहा है, आप जो है टर्न को बता रहा है, इट इज गोइंग अपवर्ड। ओके, कि वॉल्यूम बढ़ रही है। ये छोटी सी चीज लग रही है आपको, लेकिन इसको समझिए कि यहाँ पर वॉल्यूम नाउन है लेकिन वो इंडिविजुअल वर्ब को नहीं ले रहा है। ओके, इंडिविजुअल टर्न को नहीं ले रहा है, इंडिविजुअल अप को नहीं ले रहा है। तो ये अप को अगर वो नहीं ले रहा है, इसका मतलब अप जो है किसके बारे में बता रहा है, अप जो है वर्ब के बारे में बता रहा है। और जो चीज वर्ब को डिफाइन करती है, जो चीज वर्ब को मॉडिफाई करती है, वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब ही हो सकता है, वो कभी भी प्रेपोजिशन नहीं हो सकता। ओके, क्लियर है। यहाँ पर देखिए, up is not followed by a noun. The noun, the volume belongs to the whole phrasal verb turn up, not to up alone. Okay, ये चीज मैं आपको बता रही थी। ओके, तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। आगे हम प्रोसीड करेंगे कि टर्न अप द वॉल्यूम, ये सही है, टर्न द वॉल्यूम अप। कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ब्रेक कर सकते हैं। ओके, उसे हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर टर्न द वॉल्यूम, यहाँ पर किया हमने द वॉल्यूम अप, है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम को हमने बीच में भी लिया, मतलब ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिसे हम ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए, इफ द वर्ड कैन मूव आफ्टर ऑब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट, इट इज अ पार्टिकल एडवर्ब नॉट अ preposition। जो preposition होता है उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एडवर्ब होता है हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। ओके, इफ द वर्ड कैन मूव आफ्टर ऑब्जेक्ट और बिफोर ऑब्जेक्ट, अगर ये मूव हो सकता है तो वो, ये भी उसका साइन है कि वो एडवर्ब है। ओके, तो टर्न द वॉल्यूम अप, ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है। टर्न अप द वॉल्यूम, बोथ आर करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पार्टिकल का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब्स। ओके, मतलब इन फ्रेजल वर्ब्स में पार्टिकल्स का क्या रोल है। पार्टिकल इज अ स्मॉल वर्ड, यूजुअली एन एडवर्ब दैट जॉइंस विद अ वर्ब टू मेक अ फ्रेजल वर्ब। अब देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि अप हो गया, उसका जो पार्ट होता है ना, पार्टिकल एंड पार्टिसिपल बोथ आर डिफरेंट, एक ही जैसे नहीं होते, दे आर नॉट सेम। ओके, दोनों ही डिफरेंट होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि अप का मतलब होता है टर्न अप, इन गिव इन, आउट फाइंड आउट, इस तरह से ये इसमें ऐड होता चला जा रहा है। ओके, और ये सारे जो पहले जो वर्ड है ना, ये सारे वर्ब्स है। ओके, ये सारे वर्ब्स है, और इसके साथ ये जो ऐड हो रहा है अप इन आउट ऑफ ऑन, ये सब जो है ये पार्टिकल्स है। ओके, तो पार्टिकल्स डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ओके, तो दे आर पार्ट ऑफ द वर्ब फ्रेज, वो पार्ट होते हैं, वर्ब के पार्ट्स होते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल इज अ वर्ब। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पार्टिकल तो हमने पढ़ लिया, तो पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है और इन वर्ब टेंसेस में होता है। ओके, जैसे कि देखिए इसके टू टाइप्स होते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं समझने जैसी है। रनिंग, ईटिंग, गोइंग, जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ टॉकिंग पेन, आई हैव अ टॉकिंग पैरट, मेरे घर में ऐसा पैरट है जो बात कर सकता है। तो जब आईएनजी के साथ कोई एडजेक्टिव आ जाता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, जैसे कि अगर मैंने कहा कि आई हैव अ रेड पेन, तो रेड यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ कलर है।
पेन क्या है, नाउन है, उसके बारे में वो बता रहा है। तो वैसे ही अगर कोई चीज आईएनजी फॉर्म में आ जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया, आई हैव अ टॉकिंग पेन, मेरे पास ऐसी पेन है जो बात कर सकती है, मतलब वो पढ़ सकती है, जैसे हमको पता है बुक में रखते हैं तो पढ़ सकती है। पास्ट पार्टिसिपल यूजुअली इसमें क्या होता है, कुक्ड होता है, रिटन होता है, ब्रोकन होता है, मतलब पास्ट वर्ब का V3 फॉर्म, ओके, उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे क्या कहा गया, द रनिंग वाटर इज कोल्ड। आपने इसे जेरेंड नहीं समझना है, हाँ, जेरेंड नाउन का काम करता है, उसके साथ दूसरा कोई और नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैंने कहा कि अगर मैं ये कहती हूँ कि रीडिंग इज अ गुड हैबिट, ओके, इफ आई से रीडिंग इज अ गुड हैबिट, इसका मतलब क्या है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, मतलब यहाँ पर ये जो आता है ये रीडिंग, ये नाउन है। लेकिन अगर यहाँ पर जो आ रहा है आईएनजी वाला फॉर्म, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो वाटर को बता रहा है कि कैसा वाटर है, रनिंग है, तो वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। सो दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ओके, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब होता है हिस्सा, और पार्टिसिपल का मतलब दूसरा होता है। दिस बोथ आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट, ओके। आगे बढ़ते हैं। दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की हमको जरूरत होती है। शी लुकअप द वर्ड, लुकअप का मतलब ऊपर देखना नहीं होता है, लुकअप का मतलब होता है टू सर्च फॉर इट्स मीनिंग और इंफॉर्मेशन। किसी चीज का कोई वर्ड का मीनिंग निकालना, कहाँ से, डिक्शनरी से, कोई वेबसाइट से, या आप इंसाइक्लोपीडिया से निकाल सकते, किसी भी सोर्स के जरिए से अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन या मीनिंग को निकालते हैं, उसे हम कहते हैं लुकअप। शी लुक्ड अप द वर्ड, मतलब आपको उसने उसका वर्ड का मीनिंग को फाइंड आउट किया। शी टर्न्ड ऑफ द फैन, टर्न्ड ऑफ द फैन मतलब क्या है, उसने फैन को बंद कर दिया। दे कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है यहाँ पर, देखिए हमने क्या कहा, कॉल्ड ऑफ मतलब कैंसिल कर दिया, उसने उस मीटिंग को कॉल्ड ऑफ कर दिया। अगर हमें ये कहना है कि उसने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया तो हम कहेंगे पुट ऑफ, ओके। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। लेकिन अगर उसने कॉल ऑफ किया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि कॉल कर लिया है, नो नो, इट्स नॉट अबाउट कॉलिंग, इट्स अबाउट कैंसलिंग समथिंग, ओके। तो जब हम, अच्छा, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब में क्या आ रहा है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ये याद रखिए ये सारे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। द मीटिंग, द फैन, द वर्ड, दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब फ्रेजल वर्ब्स के साथ जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, ओके। इट्स वेरी इजी एंड वेरी क्लियर। आई थिंक कि आपको समझ में आ चुका होगा इंशाल्लाह। It's very easy to understand, and inshallah, it hope you all will apply this without any hesitation, and inshallah, it become easier for all of us. Let's proceed further. अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हम आगे ना भी बढ़े तब भी हमको थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लेना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा। उसमें ऑब्जेक्ट था तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। देख लेते हैं कि दे डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। दे दे द प्लेन टुक ऑफ, टुक ऑफ का मतलब क्या होता है, टुक ऑफ का मतलब उड़ जाना, ओके। ही वोक अप लेट, वो देर से जागा, वोक अप मतलब जागना, देर से उठना। शी गेव इन आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, उसने क्या किया, बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही थी, उसके बाद उसने क्या किया, सरेंडर कर दिया, ओके। तो ये क्या है, जब इसके बाद देखिए कोई भी हमारे पास में क्या नहीं आ रहा है, कोई भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। टुक ऑफ तो मतलब इसके बाद डायरेक्ट फुल स्टॉप है।
ही वोक अप लेट, लेट क्या बता रहा है, ये एडवर्ब है, हम जानते हैं ना कि कैसे उठा, वो लेट उठा। इट इज डिफाइनिंग, इट इज मॉडिफाइंग वर्ब। शी गेव इन, क्या, उसने क्या छोड़ दिया, आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, उसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। आफ्टर क्या है यहाँ पर, आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा है, ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब में जा रहा है, गेव इन आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ओके। अब सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए। द ऑब्जेक्ट कैन कम इन द मिडल और आफ्टर, जैसे कि प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज पिक द फोन अप, वी कैन से इन बोथ द वेज। एक चीज याद रखिए कि हमको एक ही वे में नहीं जाना है, देर आर मेनी वेज to convey our ideas, and we can convey our ideas in multiple ways, inshallah, okay, but we need to learn that, okay, how to convey our ideas in different and in a very attractive and appealing manner, okay. Now let's see. Please pick up the phone, please pick the phone up. I will turn on the TV, I will turn the TV on. These both convey the same meaning. आई विल टर्न ऑन द टीवी, आई विल टर्न द टीवी ऑन। अच्छा, एक चीज याद रखिए, जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि हम प्रेपोजिशन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, हम एडवर्ब्स को ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए, प्लीज पिक अप द फोन, अब द फोन अगर आप कहोगे तो क्या आपको समझ में आएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ वाला जो अप है वो पिक के ही बारे में बता रहा है, ओके। इट इज टॉकिंग अबाउट पिक ओनली। तो डेट मीन्स पिक क्या है, आप जानते हैं, ये एक वर्ब है, ओके। जब ये वर्ब को बता रहा है, अगर आप कहेंगे ऑन द टीवी, नहीं, टर्न ऑन द टीवी। उसी तरह से रोड डाउन दी एड्रेस, ओके। तो रोड, अब यहाँ पर अगर हम कहते हैं डाउन दी एड्रेस, आप समझेंगे इसका मीनिंग, नहीं, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो शी रोड डाउन दी एड्रेस, तो यहाँ पर आ रहा है शी रोड द एड्रेस डाउन, ओके। तो इस तरह से सेपरेबल, जिसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जिसे हम ब्रेक कर सकते हैं, ओके। इनसेपरेबल, अब ये तो मतलब जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे कि शी लुक्ड आफ्टर द बेबी, लुक आफ्टर मतलब किसी का ख्याल रखना। तो हम ये नहीं कहेंगे लुक द बेबी आफ्टर, नो, मतलब बेबी के पीछे देखो, इसका मतलब तो ये हो गया। एंड लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल। ही रैन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड, ऐसा है कि भागना, रैन इन टू का मतलब होता है भागना, नो। इसका मतलब समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। रैन इन टू का मतलब होता है मीट, मीटिंग बाय चांस, किसी से आ, हम इत्तेफाक से जो मिलते हैं उसे हम कहते हैं मीटिंग बाय चांस, ओके। अब जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ही रैन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड, वो अपने एक ओल्ड फ्रेंड से बाय चांस मिल गया। उसी तरह से अगर मैं कहती हूँ आई रैन इन टू माई टीचर एट द मार्केट, आई रैन इन टू माई टीचर इन टू एट द मार्केट, अगर मैं कहती हूँ ये, आई राइट दिस सेंटेंस हियर, so okay, I have written, I think, okay, it is written here. Look at this. I ran into my teacher at the market. So accidentally, by chance I met my teacher. तो ran का मतलब यहाँ पर भागना नहीं है, okay? हमको ran into मतलब by chance. I ran into my teacher at the market. मैंने by chance अपने टीचर से मुलाकात की मार्केट में। They agreed on the decision. अब यहाँ पर आप इसको अग्रीड द डिसीजन ऑन, नो, ये सारी चीजें जो है क्या है, हमको मालूम होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर ये स्प्लिट नहीं हो सकती है तो दिस ऑल आर द प्रेपोजिशन, और हर एक को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब और इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं। आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, इंशाल्लाह। आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन
फ्रेजल वर्ब्स एंड prepositional वर्ब। अब जो फ्रेजल वर्ब्स है और prepositional वर्ब्स है वो थोड़ा सा हम देखते हैं, बहुत ज्यादा लंबा अभी हमारा बाकी नहीं है, कुछ ही बचा है। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इंशाल्लाह। वी आर वेरी नियर टू द फिनिशिंग पॉइंट। Very important for students, phrasal verb look up meaning changes, okay। prepositional verb, verb look at, जैसे कि अगर look up है और look at है, दोनों का मीनिंग चेंज होगा। दिस हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाई अप इन आउट कैन बी एडवर्ब्स एंड पार्टिकल्स, है ना। तो ये देखिए, ये चीज आ जाती है कि लुक अप एक मीनिंग चेंज कर देता है, उसका पूरा मीनिंग चेंज होता है। लेकिन अगर मैंने कहा लुक एट द बुक, okay, if I am having this book and I'll say look at the book, and there are so many things which is actually, देखिए वो आपको पोजीशन के बारे में बताता है। जब prepositional के साथ आता है तो it is telling you, it is saying you about the preposition, but when it comes with the phrasal verb, अगर वो पूरा 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 phrasal verb है तो वो phrasal verb आपको क्या बताता है, पूरा मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे idiomatic, idioms जैसे होते हैं वैसे होता है। ओके, आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, जैसे कि इडियम, फ्रेजल वर्ब्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इडियोमैटिक होता है, इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल मतलब हम जनरल टॉक में उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। कॉमन इन स्पोकन वर्ड, स्पोकन इंग्लिश, एंड समटाइम्स हैव मल्टीपल मीनिंग्स, जैसे कि टेक ऑफ के कई सारे मतलब होते हैं, है ना। तो इस तरह से फ्रेजल वर्ब्स होता है, इसके ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आगे देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स, why phrasal verbs are important, क्यों phrasal verbs important होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एवरीडे। एवरीडे हमारी जो टॉक होती है उसको समझने के लिए फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंग्लिश, एवरीडे इंग्लिश, बिकॉज नेटिव स्पीकर्स यूज देम वेरी फ्रिक्वेंटली इन कॉन्वर्सेशन। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जैसे कि हमारी मदर टंग क्या है, उर्दू है, हिंदी है, जो भी है, तो जो नेटिव स्पीकर्स है जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, उनके लिए फ्रेजल वर्ब्स जो है वो अपनी क्या करते हैं, एवरीडे, they use phrasal verbs every day in their conversation, and it becomes very easier for them to use it, okay। हम अपने लिए phrasal verbs को यूज करना बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, बट हमको phrasal verbs को यूज करना चाहिए ताकि हमारी इंग्लिश इम्प्रेसिव हो सके इंशाल्लाह। अब देखिए कॉमन फ्रेजल वर्ब्स, इसमें कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं, जैसे कि ब्रिंग अप है। शिया हो गया है कि वो उस टॉपिक को खाने के वक्त नहीं निकालना चाहती है, ओके। उसी तरह कॉल ऑफ हो गया है। कॉल ऑफ का मतलब हमने देखा कि उसका मीनिंग होता है कैंसिल करना। तो दे हैड टू कैंसिल कॉल ऑफ द मीटिंग बिकॉज द मैनेजर वाज सिक, उनको कैंसिल करना पड़ा। ओके, द टू चिल्ड्रन गेट अलोंग वेरी वेल, उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। गेट अलोंग का मतलब होता है अच्छी बॉन्डिंग होना। डोंट पुट ऑफ योर होमवर्क अंटिल द लास्ट मिनट, जब तक आप जो है पुट ऑफ ना करें, मतलब पोस्टपोन ना करें कि अभी बाद में कर दूंगा, उस वक्त हम कह सकते हैं हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क, और उसकी कार क्या हो गया, रास्ते में क्या हो गया। ब्रोक डाउन हो जाना किसी काम का जो होता है ना, यहाँ पर किसी मशीनरी के लिए अगर हम ब्रेक डाउन कहते हैं, इसका मतलब होता है इट स्टॉप वर्किंग, वो काम करना बंद कर दी, ओके। इसे कहते हैं ब्रोक डाउन। तो हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क। अब आगे देखिए लुक आफ्टर, देखभाल करना। द वेटर विल टेक अवे द एम्प्टी प्लेट्स, वो वापस ले जा रहा है, टेक अवे, वो एम्प्टी प्लेट्स को वापस ले जा रहा है। ही सडनली टर्न अप एट द पार्टी। टर्न अप का मतलब होता है अराइव होना, आना, ओके। अगर मैंने कहा शी डिड नॉट टर्न अप एज येट, अभी तक वो आई नहीं है, टर्न अप का मतलब ऊपर नीचे देखना नहीं, टर्न अप का मतलब होता है अराइव करना, ओके। गिव इन, आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट ही फाइनली गेव इन, उसने सरेंडर कर दिया। आई नीड टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ अ न्यू फोन। फाइंड आउट का मतलब होता है सर्च करना, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, ये इंटरेस्टिंग करती है, हमारे टॉकिंग को इंटरेस्टिंग बनाती है। सिंपल एक्सरसाइजेस फॉर द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमने एक असाइनमेंट शीट बनाई है, इंशाल्लाह सेशन के बाद आपको मिलेगी। आप उसे देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। और कोई भी चीज होगी जो मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं, इंशाल्लाह आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। और यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। जस्ट एक छोटा सा समरी लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स वो होते हैं
जो हमारी टॉकिंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जो एक्चुअल मीनिंग कन्वे नहीं करते हैं। जिस तरह से इडियम्स होते हैं जो जैसे कि कहावत होती है, उसके वर्ड्स कुछ अलग होते हैं और मीनिंग कुछ और अलग होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स हमको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देते हैं, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इससे हमारी वोकैबुलरी भी बूस्ट होती है, और इसके अलावा हम नई चीजों को सीख सकते हैं। अगर एक वर्ड हम सीखते हैं तो एक वक्त में हम एक ही वर्ड सीख पाते हैं, ओके। लेकिन अगर हम फ्रेजल वर्ब सीखते हैं तो उसमें हमको कई चीजें, जैसे अगर पुट है तो पुट के साथ पुट ऑफ हो गया, पुट ऑन हो गया, तो एक पुट के साथ अगर हम अलग अलग वर्ड्स ऐड करते हैं तो वो क्या क्या मीनिंग दे सकते हैं, इससे हमारा हम एक्सप्लोर होते हैं, ओके। तो हमें एक्सप्लोर होना है, हमें चीजों को डीपली अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है। और अब याद रखिए, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, हमें अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है। अगर अगर हम प्रेजेंटेबल है, अगर हम अपनी बात को अच्छी तरह से बता सकते हैं, लोगों को हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो याद रखिए एक हम अपनी आइडियाज को बेटर वे में कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तमाम व्यूअर्स से, तमाम लिसनर्स से यही कहूंगी कि जब भी आप ग्रामर के बारे में पढ़े, ग्रामर को सीखें, तो उसको अप्लाई करें और कोशिश करें कि जब एक वर्ड हम सीखते हैं तो उसके जरिए से हम कई वर्ड सीखें। रोजाना हमारी हैबिट में रखें कि एटलीस्ट हम रोजाना 3 नई वर्ड सीखेंगे। जब हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली हमारी कॉन्वर्सेशन भी रोबस्ट हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल करे और हमारी इस जर्नी को अल्लाह ताला यहाँ पर खत्म ना करे, हम बार बार मिलें और हम मिलकर बहुत सारी चीजें सीखें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।